नमस्कार। पाकिस्तान के से जो खबर आ रही है या यूरोपियन यूनियन से जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जल्द ही हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने लेबर लॉस पे या लेबर पे जो कमिटमेंट दी थी, साथ में जो कमिटमेंट दी थी ह्यूमन राइट्स पे, दोनों से पाकिस्तान बैकआउट कर गया है। और ये बैकआउट करने से जो कमिटमेंट्स यूरोपियन यूनियन चाहता है, उन कमिटमेंट्स पे बैकआउट करने के बाद अब इनका जीएसपी प्लस स्टेटस, जिससे कि एक बड़ा चंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री जाया करता था अब यूरोप में, वो नहीं जा पाएगा। और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो कि अभी पहले ही कर्जे पे चल रही है, कहीं से डोज आ जाती है तो चल जाती है, नहीं डोज आई तो नहीं चली। बहुत सारे कर्जे रोल ओवर किए गए, उसके बाद काम हो रहा है। तो कैसे चलेगी? पाकिस्तान के करीब 68% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन जाते हैं, जो कि लगभग टैक्स फ्री होते थे, जो कि लगभग ड्यूटी फ्री होते थे, और उससे एक अच्छी इनकम थी पाकिस्तान को। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के और लॉ के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जीएसपी प्लस स्टेटस अब तो इमिनेंट है, बहुत दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब तो इमिनेंट है कि ये स्टेटस गया मींस अब तो यूरोपियन कंट्रीज बोलने लगे कि स्टेटस जाने वाला है। तो ये जाते ही क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पाकिस्तान को, और कितना ये जो ह्यूमन राइट्स है और ये जो लेबर लॉ है, ये कितना लेबर राइट्स है, ये कितना इम्पैक्ट करता है जीएसपी प्लस स्टेटस को? दादा, first of all, thank you, Rohit Dada, for inviting me. It's always a privilege for me to be on your show. दादा देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो यूरोप है या कोई भी कंट्री होती है, नॉर्मली यूरोप एक जो ईए का कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन का, उसमें क्या होता है कि जब आप बाहर की कंट्री से, जो ईयू के बाहर है, ईयू के बाहर है, वहां से आप अगर कोई प्रोडक्ट यूरोप में लाना चाहते हैं तो आपको उसके शोर्स पे, उसके बॉर्डर पे टैरिफ देना पड़ता है, जिसको कस्टम्स कहते हैं। ठीक है ना? और कोई भी फॉर्म भी हो सकता है। टैरिफ मतलब आपने जो गुड्स लाया उस पे गवर्नमेंट एक तरीके का टैक्स लेती है। उसके बाद वो टैक्स आपका मार्केट में जाता है। तो होता ये है कि मान लीजिए आपका जो गुड्स है वो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होने के बाद और वो यूरोप के शोर्स पे पहुंचने तक उसकी कीमत मान लीजिए 1.5 यूरो है, और उस पे यूरोप का टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत 2 यूरो हो जाती है। उसके बाद मार्केट में जब तक वो यूके के डिफरेंट मार्केट में पहुंचता है उसकी कीमत 3 यूरो हो जाती है। और अगर वही गुड्स कोई दूसरी कंट्री का भी आदमी कोई दूसरी कंट्री भी बेच रही है, और वो चूंकि उसका स्केल बड़ा है, वो एक इकोनॉमिकली रिच कंट्री है, आपसे ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो अब उसी गुड्स को वो जो है 2.5 यूरो में 2 यूरो में बेचने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ द शेयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये जो जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज कहते हैं, दे आर नॉट इन अ रेस। उनकी क्षमता नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स की क्षमता नहीं है जो कि यूरोपियन टैरिफ के बाद यूरोपियन मार्केट्स में वो किसी तरीके के कंपटीशन को सस्टेन कर पाए। तो जीएसपी जान लीजिए होता क्या है। जीएसपी जो है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्कीम। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ईयू है वो जीएसपी प्लस कंट्रीज को, वो डेवलपिंग कंट्रीज होती है हमेशा, एक स्पेशल इंसेंटिव टू परसू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस वो देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैरिफ रिडक्शन। ठीक है ना? आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, गुड गवर्नेंस की क्या क्राइटेरियाज हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? वो है कि आपको 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जीएसपी प्लस का स्टेटस चाहते हो। वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो 4 सब्जेक्ट मैटर्स पे हैं। ह्यूमन राइट्स के सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जो आपको मानने होंगे, लेबर राइट्स के जितने इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो आपको मानने होंगे, अप्लाई करने होंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो आपको मानने होंगे, और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं आपको मानने होंगे। इन चारों सब्जेक्ट मैटर को लेकर के टोटल 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं जो कि जीएसपी प्लस जो बेनिफिट लेना चाहती हैं कंट्रियां, डेवलपिंग कंट्रियां, उनको फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए,
EU करता क्या है, EU cuts its import duties to zero कर देता है on more than 2/3 of the tariff lines of their exports। ये जो कंट्रियां आती हैं इनके 2/3 से ज्यादा जो गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उन पे यूरोपियन यूनियन जीरो टैरिफ लेता है। सोचिए, आपका मार्केट फ्री कर दिया, अपना मार्केट फ्री कर दिया यूरोप ने। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रियां, ये भी जान लीजिए, बहुत ज्यादा जीएसपी प्लस वाली कंट्रियां नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, मुश्किल से जो है आपका वो 7 कंट्रियां हैं। सुन लीजिए वो 7 कंट्रियों के नाम: बोलीविया, केप वर्दे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका। जो करंट जीएसपी है वो 2023 दिसंबर तक वैलिड है, इसलिए उसका रिव्यू हो रहा है कि ये एक्सटेंड किया जाए कि ना किया जाए। ये जो 7 देश है उसमें अब वो क्या रिव्यू करेंगे? वो ये रिव्यू करेंगे दादा कि आपका ह्यूमन राइट्स कैसा है। ह्यूमन राइट्स में क्या आ गया? आपका रिलीजियस टॉलरेंस कहता है, ब्लास्फेमी लॉ कैसा है, आपका और चीजें कैसी है, इसको वो देखेंगे कि आपने अपनी कंट्री में कितना अप्लाई किया है। और पाकिस्तान का इन तीनों चारों जो क्राइटेरियाज हैं उन पे स्कोर बहुत ही बुरा है। और अब ये जान लीजिए, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो आपने भी मुझे फॉरवर्ड किया था दादा। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगर टोटल 100% अगर 100% ऑफ इट्स इंपोर्ट देखे तो वो 100% इंपोर्ट का जो है वो 28% इंपोर्ट वो जीएसपी प्लस में करता है। मतलब उसमें जीरो जीएसपी प्लस, सॉरी गलत बोल दिया, 28% उसके जो इंपोर्ट है उस पर वो कोई टैरिफ नहीं देता। और ये जो 28% है इसका 78% वो ईयू में भेजता है। यानी कि पाकिस्तान की टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का जो टैरिफ फ्री ट्रेड्स है उसका 78% ट्रेड जो है वो ईयू के साथ करता है। आप सोचिए, यानी पाकिस्तान अगर $100 कमाता है इंटरनेशनल ट्रेड से तो उसमें $28 वो कमाता है जिसपे वो 1 पैसे का टैक्स नहीं देता है फॉरेन कंट्रीज को, उनके मार्केट को एक्सेस करने के लिए। और उस 28 रुपए को कमाने के लिए, यानी समझ लीजिए करीब करीब उसका कितना हो गया, 28 को आप 80 से गुणा कर दें अगर 8 से, 8 × 64 और 8 दूना 16, 4 20, यानी करीब उस 28 रुपए का 20 रुपए जो है वो यूरो से कमाते हैं, ईयू से कमाते हैं, सॉरी। वो 20 यूरो की चोट पड़ेगी इनको। आप समझ रहे हैं ये जब अगर इनका ये ईयू का जो जीएसपी का स्टेटस जाता है, जीएसपी प्लस का, यानी जनरल जो स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है। अब ये सोच लें कि इनको ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, रिलीजियस टॉलरेंस को। अभी ये 3 हिंदू लड़कियों को इन्होंने बेचारियों को कन्वर्ट कर दिया, मंदिरों पे इन्होंने बम मार के, रॉकेट मार के हमला किया। वो बेचारी सीमा क्या आ गई, उसके लिए ये मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, इनकी जरा सोसाइटी का स्टैंडर्ड देखिए। वो मतलब क्या ही बोले, कुछ चीजें बोलने में डर लगता है कि कई लोगों की जिंदगियां वहां के खतरे में आ जाएंगी। तो ये पाकिस्तान एक एटम बम जब की सोसाइटी है दादा, ये कब फट जाएगी किसी को पता नहीं, ऐसा जहन इन्होंने किया हुआ है। और यही तरीका है इनके, जो जब तक पेंच नहीं टाइट किए जाएंगे ये नहीं मानेंगे। इनको अभी तक ये मैं अभी एक चैनल पे बोला था दादा, आपके यहाँ भी बोल दूं, ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाली कम्युनिटी का नाम जानते हैं? पाकिस्तान। आर्टिफिशियल मतलब झूठ, जो सही नहीं है। इतनी झूठ बोला है इस कम्युनिटी ने, इतना झूठ बोला इस कम्युनिटी ने कि आप 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते ना, तो साला तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे है वो, एट द मोस्ट वो तुम्हारा क्रिएशन डे है, एट द मोस्ट तुम्हारा वो हैप्पी बर्थडे है, और उसको तुम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके मना रहे हो और 14 अगस्त को मना रहे हो। यानी कि अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 1 पढ़ लें तो उसमें वो कहता है कि एज फ्रॉम द 15th day of August 147 2 independent dominions shall be set up in India। वो कह रहा है कि 15 अगस्त सेटअप होगा, 15 अगस्त के पहले ही तुम आ गए। खुदा का खौफ करें, ये तो उसका भी खौफ नहीं कर रहे, पता नहीं किसका खौफ कर रहे हैं ये लोग दादा। राइट। अच्छा, this is the only way to rein them, this is the only way to control their nonsensical behavior that the world has tolerated so far। अच्छा, एक चीज, ये एक नई गवर्नमेंट आने वाली है, केयरटेकर गवर्नमेंट, जो कि एक नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी के चंपू हैं, चंपू ना बोलो तो मतलब वर्ड थोड़ा सा बेटर यूज कर लूं, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला अगला आर्मी के आदमी, आर्मी के खासम खास हैं। क्या वो इस सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की है? और साथ में जीएसपी प्लस स्टेटस अगर विड्रॉ हो जाता है तो सिचुएशन और खराब होने वाली।
वो तो खैर उसका इलेक्शन से तो कोई लेना देना होगा। 2023 अभी मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक डिसीजन आएगा, तब तक तो ये करा ही देंगे। देखिए ये केयर टेकर, वो इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं ले पा रहा अब भी। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, कैरी लुगर बिल में भी बाउंड है, कैरी लुगर एक्ट में भी वो है बाउंड। अगर नहीं होंगे तो इनके ऊपर इतने सैंक्शन लगेंगे, जीएसपी प्लस छोड़िए, वो अमेरिका 10 सैंक्शन लगा देगा। कैरी लुगर एक्ट के बाद इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये इलेक्शन ना कराए। नाम नहीं आदि से इलेक्शन तो करवाना होगा उनको, वरना जो जितने भी इनके फंड आते हैं, पैसे आते हैं, वो सब रुक जाएंगे। एंड पाकिस्तान डजंट हैव इट्स ओन इकोनॉमी टू सस्टेन इट्स स्टेट। वो तुरंत ही फेल हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो वेंटिलेटर पे है। पाकिस्तान दूसरों के मांगे हुए ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहा है। पाकिस्तान सेल्फ सस्टेनिंग पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, ये बात तो दुनिया को पता है। उनके तो पॉलिटिशियंस के बयान आ चुके हैं कि भाई हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम तो सिर्फ जो है वो दिखाने के लिए चल रहे हैं। दुनिया डिफॉल्ट होने नहीं दे रही है उनको, बट दैट इज द ओनली थिंग, वरना वो डिफॉल्ट हो चुके हैं फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस। कभी कोई 2 बिलियन दे रहा है, कभी कोई 3 बिलियन दे रहा है, ऐसे मांग मांग के वो चल रहे हैं। तो अगर इसको आप एक सस्टेनेबल और वाइबल पॉलिटिकल यूनिट कहते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस लॉ में कंसर्न एक वर्ड होता है, बिजनेस लॉ में कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी। तो जब आप इंसॉल्वेंसी का वाइंडिंग अप की प्रक्रिया करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो ये देखा जाता है कि कैन दैट कंपनी बी स्टिल कंसिडर्ड एज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न की अगर थोड़ा सा भी उसमें दम है, क्योंकि इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट उससे जुड़ी रहती है, अगर वो बड़ा कंपनी है तो उसको बचाओ। तो पाकिस्तान अगर, क्योंकि एक स्टेट भी, अगर हम लॉ की नजर से देखें तो एक स्टेट भी कंपनी है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंपनी प्राइवेट जो आप देखते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए और स्टेट के में। दोनों ही कॉर्पोरेटेड मतलब एक परपेचुअल एंटिटी बना दी जाती है, जो कि समय के साथ साथ कंटिन्यू करती रहती है। लोग आते हैं जाते हैं, मगर द कंटिन्यूटी ऑफ द एंटिटी कंटिन्यूज और एग्जिस्ट। सो पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं रह चुका है, पाकिस्तान को जगाया जा रहा है। तो अब ये आदमी ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, इसको तो टेक केयर गवर्नमेंट कहना चाहिए। भैया टेक केयर, ये बहुत बड़ी बात है। तो और आपको मैं बता दूं, इलेक्शन का रिजल्ट, नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द पीएम, बात खत्म है। अच्छा, इलेक्शन भी हुआ नहीं है, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है इंडिया में, हर आदमी बता रहा है कि रिजल्ट देख लो, तुम पहले बता देते हैं। ये कैसे बताया जाता है? मैं बता दूं, इसके लिए कोई आपको सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान हैज बीन डन एंड डस्टेड, उसकी पार्टी खत्म कर दी, अगले को जेल करवा करके और कन्विक्शन करवा करके उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। पीटीआई को तो उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, जिसे कहना है डिसमेट कर देना, जिसे कहना है पमल्ड एकदम से कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो अब बचा कौन? पीपीपी और ये क्या नाम है, पीएमएलएन। और तो कोई पार्टी है नहीं जिसकी इतनी औकात है कि वो इलेक्शन लड़ ले। तो जो पीएमएल और पीपीपी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए आई थी, उसका नाम था पीटीआई। पीटीआई इज फिनिश्ड। तो भाई अब पंजाब में पीएमएलएन जीतेगा और सिंध में वो जीतेंगे पीपीपी। पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी पीएमएलएन ही जीतेगा, क्योंकि पीटीआई का कोई होना देना नाम नहीं याद के लिए। पीटीआई को 10-15 एमपी एमएलए दिला दे, वरना उसकी भी कोई चांसेस वो देने वाले है नहीं, कोई वो दोबारा रिवाइव नहीं कराएंगे। तो जब पीएमएल अगर बन रहा है, अगर वो पंजाब की पार्टी है, ज्यादा सीट मिलेगी, तो बताइए आप किसको? पीएमएल में के उसमें आने से शाहिद खक्कान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नवाज शरीफ परिवार का कोई आदमी जिंदा है, उसके रहते पीएमएलएन के पास ज्यादा सीटें है, कोई और नवाज शरीफ के फैमिली से बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये वही बात हो गई कि कांग्रेस खुद से आ जाए इलेक्शन के दम में और राहुल गांधी पीएम ना बने। राइट। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या आपको दिखता है कि, क्योंकि हम लोगों को ये पता लग रहा था कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, आसिम मुनीर ने बनाई है, और इसके बाद ये करेंगे क्या कि ये दोनों को भी नाप देंगे और ये केयरटेकर गवर्नमेंट ही 1 साल भी कंटिन्यू कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप इलेक्शन डिक्लेयर कर देते हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनाते हो, बल्कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसके पास चली जाती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो नाम निहात की पावर रखती है, उनके पास कोई पावर नहीं होता। खाली कोई इमरजेंसी बन जाए, लॉ बनाना हो, कुछ ऐसा बढ़ जाए, तो खाली वो जो इमरजेंसी पावर्स हैं, प्रोमिलगेशन ऑफ लॉज की, वही सब रहती हैं। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के पास सारी पावर चली जाती है। ठीक है ना? हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में वो क्या करते हैं कि जब इलेक्शन का वो डे आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट को सारी पार्टियां मिलकर चुनती हैं। वो इलेक्शन कराने तक जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है। तो इट्स अ स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो भले दे आर हैंड पिकिंग पर्सन हु इज लॉयलिस्ट टू पर्टिकुलर पाकिस्तानी जनरल और नॉट, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उनकी, केयर टेकर गवर्नमेंट की।
राइट, केयरटेकर गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो आ रही है केयरटेकर गवर्नमेंट, कम से कम 3 महीने तो रहेगी, 3 महीने तो रहेगी। सिचुएशन इन्होंने इनके यहाँ अभी रातों रात इनके यहाँ रातों रात इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। हमारी तरह नहीं होता है कि जैसे इलेक्शन करा दिया फरवरी में और रिजल्ट आ रहा है मार्च में। इनके यहाँ अगर एक फरवरी को रिजल्ट इलेक्शन होगा तो 2 फरवरी को उसके रिजल्ट आ जाएंगे, रातों रात गिन देते हैं। तो ये हाँ, तो हमारे वो वाला हमारे यहाँ भी पहले हुआ करता था, 1-2 दिन में हाँ, आ जाते थे। हाँ, हैंड काउंटिंग भी 3-4 दिन में आ जाती थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, और सिंगल स्ट्रोक में इनके जाता था। लेकिन 140 करोड़ और 22 करोड़ में फर्क है, और 22 करोड़ में भी जब डिसीजन आदमी ने लेना है तो रातों रात क्या, उससे पहले ही आपने बता दिया कि रिजल्ट क्या हो रहा है। आपने बता दिया तो उसके पास भी तो लिखा होगा कि रिजल्ट क्या होना है। तो जब रिजल्ट पहले से पता है तो फिर क्या इलेक्शन और क्यों इलेक्शन, वो सारी चीजें। एग्जैक्टली वोट टैब वोट है। डाल दीजिए, वोट डाल दीजिए, काउंट किसने करनी है। सच बात ये है, आप डाल जाओ, बस सबको सब डालते जाओ, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो ये भी है। बट अगर अगर बात करें तो क्या अगली गवर्नमेंट आकर के पाकिस्तान को बेटर पोजीशन दे पाएगी, और जीएसपी प्लस स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। अरे भाई, जहां 1-1 बिलियन डॉलर के लिए ये लड़ रहे हैं, वहां पे अगर मान लीजिए ये इनका 28% का टोटल जीएसपी प्लस से आ रहा है, 78% है, उसको 28 ही मान ले। तो आप इनको अगर ये टोटल 5 बिलियन डॉलर या 6 बिलियन डॉलर जिसका भी एक्सपोर्ट करते हो, मैंने देखा नहीं है, उसका हम्म, अगर ये 30% यानी करीब करीब 2 बिलियन डॉलर के करीब करीब ये रकम बन जाती है, अगर ये 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1-1 बिलियन के लिए तो ये लेटे पड़े हैं। आप यही ऐसे ही समझ लीजिए, 1.5 बिलियन 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रुक जाए, इनकी तो सांस रुक जाएगी। भाई, जब आपको हम्म, 1-1 रुपए गिन के कर रहे हो, दादा 1-1 रुपए की जरूरत है, और कहा आपका सीधा 20-25 रुपए कोई रोक ले तो आपका तो मुंह में आ जाएगा भैया एकदम से गला कि भैया ये क्या हो गया मेरा। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात की जो नई गवर्नमेंट आएगी, देखिए वो क्या कर लेगी, नई गवर्नमेंट आके क्या कर लेगी, ये गवर्नमेंट के बस का नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम नहीं याद की होती है। हमारे आपके यहाँ गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल पावर है कि वो जो चाहे वो कर दे और जनता उसको मान लेगी। इनकी हम्म, गवर्नमेंट में वो पावर नहीं है, क्योंकि सारा पावर इनका शरिया में है, इस्लामिक काउंसिल में है, शरीयत कोर्ट में है। तो वो पावर जो है वो मुल्ला मुलाना उनके यहाँ एक्सरसाइज करता है। अगर वो कोई बड़ा मान लीजिए एक रिफॉर्म वाला स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, उन्होंने आग लगा देनी है आकर के रोड पे। आपने नहीं देखा था वो फ्रांस वाले केस में क्या हुआ था, कैसे आगे थे सारे के सारे रोड पे। तो ये इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये सोच रहे ना कि पॉलिटिकल गेम करके हम बच जाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि अगर ये करेंगे भी, कोई ऐसा अगर रिफॉर्म करने की कोशिश करते कि इंडिया से बिजनेस करवा दो, ये कर दो, तो पहले इनको एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो उसके लिए तैयार है तो फिर वेलकम टू द शो। देन तो बिल्कुल देयर इज अच्छा, लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, शहबाज शरीफ का भी एक स्टेटमेंट आया था। वो स्टेटमेंट ये था कि आई एम द क्लोजेस्ट टू एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वो क्लेम कर रहे थे कि मैं आर्मी के सबसे करीबी हूँ। ये क्लेम जो था अपने आप में हैरानी वाला था। इंडिया में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्लेम करती नहीं, ना कर सकती है। यहां तक कि अगर आप छोटी छोटी पार्टीज की बात करें, मुलायम सिंह यादव जी, उनकी डेथ हो चुकी अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छे लीडर थे। समाजवादी पार्टी या मायावती जी की बीएसपी, या उससे भी छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये भी डिक्लेयर नहीं करते कि हम एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, आर्मी के करीबी हैं, या दलितों के करीबी। ऐसा भी नहीं बोलता कोई कि दलित, हालांकि दलित तो वोट बैंक, दलित वोट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट्स बनती है। कोई ये भी नहीं बोलता कि हम दलितों के करीबी हैं। मायावती जी बोलती है मैं उनमें से आती हूँ, ठीक है। ये मैं किसी एक पॉलिटिक या मैं किसी एक पावर के करीबी हूँ, या मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया क्यों, और देने का फायदा क्या है? फाइनल क्वेश्चन आपसे। देखिए दादा, सबसे बड़ी बात कि वो कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का करीबी हूँ, और वो आदमी कह रहा है जिसका भाई नवाज शरीफ, जिसने परवेज मुशर्रफ को हैंडपिक करके जनरल बनाया था, और उसी नवाज शरीफ ने उनकी जो है मटिया मेट कर दी थी। तो दिस साउंड्स रिडिकुलस कि अभी भी उन्होंने सीखा नहीं है। और अगर आपने नवाज शरीफ साहब के पिछले 3-4 साल के बयान देखे हों, तो द वे ही हैज कम अगेंस्ट आर्मी, वो तो वो उन्होंने वो भाई उनका, मुझे याद है एक उसमें उन्होंने कहा था कि ये कौन होते हैं, ये कौन जानते हैं कि सियासत कैसे चलती है, ये हमको सिखाने वाले कौन होते हैं। उनका टीवी का बयान मैंने सुना हुआ है कि इनको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये जो वो है तो इनके तो हाथ जल चुके हैं भाई। हर कोई तो जो इस्टेब्लिशमेंट का नजदीकी होता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी को सबसे पहले टांगती है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के दूर थे क्या भाई? ये स्टेटमेंट आया करती थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, both the political establishment as well as the military establishment are on the same page। क्या हो गया उस पेज को फाड़ फूड़ के? उसमें तो ये चना चूरन खा गए।
ये भैया जब जब इनके यहाँ ये कहा जाता है कि आई एम क्लोजेस्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट, ये जो है ये इनका गेम बच जाता है। और रही बात की जो आपका दूसरा वाला प्रश्न है कि भाई ये जो हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज क्यों नहीं कहते, या हमारे यहाँ कोई पार्टी ऐसा क्लेम नहीं करती कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब है हम। नहीं, उसका रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को सिखाया जाता है कि रिलीजन फर्स्ट एंड लास्ट, हमारे यहाँ सिखाया जाता है जमीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि उनको जो है ना लोगों के वेलफेयर की वो करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। तो पहले वो जात पात का होता था, अब वो फीबीज का हो गया है, फ्रीबीज का हो गया है, जिसका भी हो गया। तो लोगों को आर्मी का इंटरेस्ट भी नहीं है, आर्मी आके इसमें हाथ नहीं जलाना चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है भाई उन्हीं के परिवार में से एक आदमी सरपंच है, एक आदमी सेना में है। तो उसको आर्मी का ये मतलब है कि भाई उसको आर्मी का, वो आर्मी में इसलिए नहीं जाता कि हमें पावर चाहिए, हमारे यहाँ आर्मी में इसलिए जाता है कि उसको लगता है हमारे देश की सुरक्षा करनी है। यही उसका विजन होता है कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई ना आए, हमसे कोई ना, उसका ये पॉलिटिक्स में कोई नहीं, वो पॉलिटिक्स को मजे लेकर के वो भी डिस्कस कर रहा होता है, कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करता। उसका रीजन ये, उसको पता है कि उसी के घर वाला कोई जो है वो सरपंच, और वो जमीन से जुड़ा है, इस जमीन के बाहर वो कहाँ चला जाएगा, उसके पास भी कोई विशेष ज्ञान तो है नहीं। और प्लस हमारे यहाँ पे शुरू से है कि भाई ये देखिए जो मगध का वो क्या नाम है मैं भूल गया, जो अमात्य राक्षस तो सेनापति था, उसने कहा कि मैं तो भाई सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, सिंहासन पे जो भी आए मुझे तो उसको मानना है, ये तो हमारी परंपरा है। आचार्य वो पितामह भीष्म भी यही कह के गए, भाई वो तो सेनापति हुआ करते थे। पितामह भीष्म ने भी कहा कि भाई धृतराष्ट्र अगर बेवकूफी भी करेगा तो मैं धृतराष्ट्र के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो हमारी परंपरा में जो सेनाएं रही हैं वो हमेशा से पॉलिटिकल पावर के अधीन रही हैं। भगवान श्री राम भी जो थे उन्होंने तो अपने पिता, वो तो भाई राजकुमार थे, वो जाते तो तख्ता पलट कर देते अपने पिताजी का, कहते कि हम हमारे तो बड़े हैं, हमारा रूल बनता है, अरे हमारा हक बनता है रूल के हिसाब से, इनहेरिटेंस के हिसाब से शासन करने का, हमें शासन करने दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा रही है, सेनापति राजा से नीचे रहा है, उसने राजा की जो स्वाधीनता है, राजा का जो सार्वभौमिकता है उसको स्वीकार किया है। तो कैसे वो चला जाए, उसके खून में अमात्य राक्षस, उसके खून में भीष्म है, उसके खून में सारे के सारे ये जो हमारी इतिहास है वो रहा है, तो कहां से बन जाएगा वो। इनके यहाँ है कि ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्क्वेस्ट, हमने दुनिया जीती, हमने ये जीता, तो ये फोर्स को पॉलिटिकल पावर समझते हैं, हमारे यहाँ ज्ञान को पॉलिटिकल पावर समझते हैं। तो हमारे जो क्षत्रिय है और ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था ना कि क्षत्रिय का काम नहीं है ब्राह्मण का या बिजनेस करने का, वो डिवीजन, उसको अपनी जो लिमिटेशन है वो पता है। कास्ट सिस्टम को आप गाली दे सकते हैं, मगर ये वर्ण सिस्टम की खासियत है कि एक क्षत्रिय यानी जो भी सैनिक है, उसका कोई भी कास्ट हो, पर है तो वो क्षत्रिय, ठीक है ना। हर सेना में कार्य करने वाला नौजवान क्षत्रिय है बाय द टर्म ऑफ वर्णिक डिवीजन ऑफ लेबर। तो वो क्षत्रिय है, पता कि मेरा काम ही यही है। और ब्राह्मण का काम है वो जो भी रूल शासन कर रहा हो, मोदी जी ब्राह्मण है, फॉर दैट मैटर जो शिंदे साहब है वो भी ब्राह्मण है। हालांकि जो भी शासन कर रहा है, जो मतलब शासन तो मैंने कहने का मतलब है जो आप एक डीएनए में चीजें हैं, उनके यहाँ डीएनए में क्या है कि औरंगजेब ने सेना भी अपने पास रखी और सत्ता भी अपने पास रखी, तो उसने बाप का गर्दन काट दी। यहाँ पे यही है कि ये जानते हैं कि पॉलिटिकल सत्ता तलवार से चलती है, इनको भी पता है इस्लाम फैला तलवार से, इनके यहाँ सिखाया जाता है। तो ये जानते हैं तलवार इज अ लेजिटिमेसी, तलवार को ये गलत नहीं मानते। हमारे यहाँ तलवार से चूंकि भारत का निर्माण नहीं हुआ, भारत का निर्माण कल्चरल से हुआ, भारत का निर्माण पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से हुआ, तो तलवार का कभी रोल नहीं बना, तलवार कभी आई नहीं। भारत, हम आप भारतीय, हमको तलवार लेके कहा गया क्या कि रोहित जी भारतीय बन जाओ, हमने आप तो कितनी सदियों से हम भारतीय बन गए बिना किसी तलवार के। राइट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।